क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग लाखों करोड़ों क्यों कमाते हैं, जबकि बाकी लोग जीवन भर मेहनत करने के बाद भी बस गुजारा ही कर पाते हैं? क्या अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गुप्त विज्ञान है? नेपोलियन हिल की क्रांतिकारी किताब थिंक एंड ग्रो रिच इसी सवाल का जवाब देती है। ये कोई जादू की किताब नहीं है और न ही इसमें कोई शॉर्टकट बताया गया है, बल्कि इसमें वो मानसिक सिद्धांत बताए गए हैं जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों ने अपनाए। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गज। ये किताब बताती है कि कैसे आपकी सोच, आपकी इच्छाएं और आपके विश्वास सीधे आपके भाग्य को आकार देते हैं। यह पुस्तक कहती है कि पैसा कमाने से पहले आपको सोचना सीखना होगा, वो भी सही दिशा में। आपकी कल्पना, आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास और आपकी योजना, ये सब मिलकर एक ऐसा मानसिक वातावरण बनाते हैं जहां सफलता केवल एक संभावना नहीं बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी मानसिक यात्रा है जो आपको खुद के भीतर छुपी अमीरी की चाबी सौंपती है। और सबसे खास बात, यह अमीरी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। यह सोच, आत्मविकास, नेतृत्व और जीवन में उद्देश्य पाने की भी बात करती है। तो अगर आप सिर्फ जीने नहीं बल्कि महान बनने की सोच रखते हैं, अगर आप सिर्फ सपने नहीं देखना बल्कि उन्हें जीना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। आइए इस अद्भुत किताब के विचारों को गहराई से समझें और जानें कि कैसे सिर्फ सोच को बदलकर आप सचमुच अमीर बन सकते हैं। चैप्टर 1, नेपोलियन हिल। इस किताब की शुरुआत एक बेहद साधारण पर चौंकाने वाली बात से करते हैं। संपत्ति वहीं से शुरू होती है जहां एक तीव्र इच्छा होती है। यह अध्याय एक सच्ची कहानी से शुरू होता है, एडविन सी बार्न्स नाम के एक युवक की, जिसके मन में सिर्फ एक सपना था, थॉमस एडिसन के साथ काम करना। पर यह सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, यह एक ऐसा सपना था जिसे उसने अपनी सोच में इतना गहराई से बसा लिया था कि वह एक जुनून बन गई। उसके पास पैसा नहीं था, न कोई सिफारिश, न ही योग्यताएं। फिर भी वह एडिसन के पास गया और कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। एडिसन ने उसे तुरंत कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, लेकिन बार्न्स ने छोटे से छोटे मौके को भी अपनी लगन और सोच से इतना बड़ा बना दिया कि कुछ सालों में वह एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। लेखक यही समझाते हैं, सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। आपको उस इच्छा को एक पागलपन जैसी तीव्रता में बदलना होगा ताकि वह इच्छा आपके दिमाग पर हावी हो जाए, और तब आपका मन रास्ते खुद ब खुद ढूंढने लगता है। इच्छाएं जब धुंधली हों तो वे कल्पनाएं बनकर रह जाती हैं, लेकिन जब वे तेज, ठोस और स्पष्ट हों तो वे वास्तविकता में बदल सकती हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, हार तब तक हार नहीं होती जब तक आप खुद उसे स्वीकार न कर लें। दुनिया के ज्यादातर लोग पहली असफलता पर पीछे हट जाते हैं, जबकि सफल लोग वही होते हैं जो हर हार में सीख खोजते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, बिना रुके, बिना झुके। यह अध्याय हमें सिखाता है कि दौलत या सफलता एक दिन में नहीं आती, पर उसकी नींव बहुत पहले हमारी सोच में रखी जाती है। जब हम बार बार किसी एक लक्ष्य की कल्पना करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे हासिल करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, तब वह सपना धीरे धीरे आकार लेने लगता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर केवल सोच और तीव्र इच्छा से ही हम अमीर बन सकते हैं, तो क्या हमारी अब तक की गरीबी और असफलता भी हमारी ही सोच का परिणाम है? सोचिए। और अगला अध्याय आपको यह बताने वाला है कि विश्वास की शक्ति कैसे आपकी सोच को असलियत में बदल सकती है। चैप्टर 2, नेपोलियन हिल के अनुसार, आस्था यानी फेथ वह अदृश्य शक्ति है जो किसी भी विचार को ऊर्जा देती है। यह अध्याय बताता है कि चाहे आपकी सोच कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें विश्वास की कमी है तो वह कभी साकार नहीं हो सकती। यहीं से शुरू होता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का रहस्य। जब आप किसी बात पर पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास से विश्वास करते हैं, तो वह विचार आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाता है और यहीं से चमत्कार शुरू होता है। आपका मन ऐसे रास्ते तलाशना शुरू करता है जो पहले आपको दिखाई ही नहीं देते थे। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, सोचो और ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन उस सोच के पीछे जो बुनियादी तत्व है, वो है विश्वास। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, आत्मसंवाद, ऑटो सजेस्शन। जब आप हर दिन खुद से यह कहते हैं कि मैं सफल हो रहा हूं, मेरे पास वो धन आ रहा है जो मैं चाहता हूं,
तो शुरुआत में यह सिर्फ शब्द लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसे बार बार दोहराते हैं और उसमें सच्ची भावना और यकीन मिलाते हैं, तो ये शब्द एक मानसिक प्रोग्राम बन जाते हैं और आपका अवचेतन मन उसे सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। यहाँ लेखक एक बहुत गहरे सत्य को उजागर करते हैं। हम वही बनते हैं जो हम खुद के बारे में सोचते और मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को हमेशा असफल, गरीब या अयोग्य समझता है, तो उसका अवचेतन मन उसी धारणा पर काम करता है और वह वही परिणाम प्राप्त करता है। लेकिन अगर आप अपने भीतर अमीरी, सफलता और सामर्थ्य का विश्वास भर लें, तो आप धीरे धीरे वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आस्था कोई जन्मजात चीज नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। बार बार दोहराई गई सकारात्मक सोच और इच्छाएं धीरे धीरे विश्वास का रूप ले लेती हैं। यही कारण है कि सफल लोग खुद पर दूसरों से कहीं ज्यादा भरोसा करते हैं और यही भरोसा उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। यह अध्याय न सिर्फ प्रेरणा देता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हम अपनी सोच के माध्यम से किस तरह अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अध्याय एक मानसिक प्रशिक्षण है, जिसमें आप खुद के लिए एक नया भविष्य गढ़ना सीखते हैं, सिर्फ अपने विश्वास के बल पर। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर विश्वास ही वह शक्ति है जो विचारों को हकीकत में बदलती है, तो क्या हम अनजाने में जिन बातों पर नकारात्मक विश्वास रखते हैं, क्या वे ही हमारी सबसे बड़ी बाधा बनती जा रही हैं? सोचिए, क्योंकि अगला अध्याय बताएगा कि इन विचारों को अपने मन में डालने का सही तरीका क्या है। चैप्टर 3, नेपोलियन हिल के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका अवचेतन मन। लेकिन यह ताकत बिना मार्गदर्शन के काम नहीं करती। इसे दिशा देने का तरीका है ऑटो सजेस्शन, यानी आत्मसंकेत। यही तीसरे अध्याय का मूल मंत्र है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा अवचेतन मन किसी भी विचार को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वह बार बार भावनात्मक रूप से और स्पष्ट रूप से उसे प्रस्तुत न किया जाए। ठीक वैसे ही जैसे कोई बीज बार बार पानी देने पर अंकुरित होता है, वैसे ही विचारों का बीज आत्मसंकेत रूपी सिंचन से हमारी मानसिक भूमि में गहराई तक जाता है। नेपोलियन हिल समझाते हैं कि जब आप हर दिन खुद से यह कहते हैं, मैं अमीर बनूंगा, मेरे पास इतना पैसा होगा, मैं अपने लक्ष्य को इस तारीख तक पा लूंगा, तो ये सिर्फ वाक्य नहीं होते। ये विचार धीरे धीरे आपकी सोच को रूपांतरित करते हैं। लेकिन इन शब्दों में जान तब आती है जब आप उन्हें भावना से कहते हैं, उत्साह, विश्वास और समर्पण के साथ। यह आत्मसंकेत केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह एक रिप्रोग्रामिंग टूल है। दुनिया में हर महान उपलब्धि, हर बड़ा सपना पहले किसी के मन में बार बार बोला गया, महसूस किया गया और फिर उसे हकीकत में बदला गया। जब आप किसी विचार को इतनी बार दोहराते हैं कि वह आपकी सोच का हिस्सा बन जाए, तब आप उसके अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं, अक्सर बिना जाने कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। इस अध्याय की एक और गहराई है। यह चेतावनी देता है कि अगर आप नकारात्मक विचारों को बार बार सोचते हैं, तो वे भी आत्मसंकेत बन जाते हैं। मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ऐसे विचार अगर रोज दोहराए जाएं, तो वे भी आपके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और वही आपके जीवन की सच्चाई बन जाते हैं। इसलिए हिल कहते हैं, अपने विचारों का चयन करो। उन्हें बार बार सोचो जो आप बनना चाहते हो, न कि जो आप अभी हो। यही अभ्यास दिन प्रतिदिन धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें और अंततः आपका भविष्य बदल देता है। अब यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण और जिज्ञासापूर्ण प्रश्न उभरता है। अगर हमारे द्वारा बोले गए शब्द और सोचे गए विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, तो क्या हम हर दिन अनजाने में अपने भविष्य को खुद ही सीमित कर रहे हैं? सोचिए, क्योंकि अगला अध्याय बताएगा कि सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि सही और विशेष ज्ञान ही अमीरी की ओर ले जा सकता है। चैप्टर 4, नेपोलियन हिल इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी बात उजागर करते हैं। सिर्फ ज्ञान होना सफलता की गारंटी नहीं है, क्योंकि जानकारी तो आजकल हर किसी के पास है, लेकिन सही, उपयोगी और विशेष ज्ञान बहुत कम लोगों के पास होता है। यह अध्याय इसी विशेष ज्ञान की ताकत को समझाता है और यह बताता है कि किस तरह यह ज्ञान ही आपके सपनों को असलियत में बदल सकता है। हिल कहते हैं कि शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं या आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, बल्कि
असली शिक्षा यह है कि आप उपलब्ध जानकारी का कितना उपयोग कर सकते हैं। कई बार हम मानते हैं कि हमें और ज्ञान चाहिए, लेकिन असल में हमें सही दिशा में सही चीजों का ज्ञान चाहिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि स्कूल सिस्टम हमें सामान्य ज्ञान सिखाता है, यानी जनरल नॉलेज, जो अक्सर जीवन के असली युद्ध में काम नहीं आता। इसके उलट विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो होता है जो किसी एक क्षेत्र, विषय या लक्ष्य से जुड़ा होता है। जैसे किसी व्यवसाय के लिए मार्केटिंग का ज्ञान, निवेश के लिए फाइनेंस का ज्ञान, या अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए टेक्निकल ज्ञान। नेपोलियन हिल यह भी कहते हैं कि अगर आपके पास खुद वह विशेष ज्ञान नहीं है, तो आप उसे दूसरों से ले सकते हैं। यह दुनिया विशेषज्ञों से भरी हुई है। सफल लोग वही होते हैं जो जानते हैं कि किससे, कब और कैसे ज्ञान लेना है, और फिर उसे एक विजन में बदलना है। इस अध्याय की एक और गहराई यह है कि ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे सही दिशा में, एक ठोस योजना के तहत लागू किया जाए, वरना वो सिर्फ जानकारी बनकर दिमाग में जमा रह जाती है। जैसे कोई किताब जो कभी पढ़ी ही नहीं गई हो, वैसे ही अप्लाई न किया गया ज्ञान किसी काम का नहीं होता। नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि सीखते रहना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वो कहते हैं, आपको सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं है, पर आपको यह जरूर जानना चाहिए कि क्या जानना है और वह कहाँ मिलेगा। अब यहाँ एक ऐसा प्रश्न उठता है जो हर सोचने वाले मन को झकझोर सकता है। अगर केवल वही ज्ञान काम आता है जिसे हम सही समय पर सही दिशा में लगाते हैं, तो क्या हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करके अपनी सबसे कीमती ऊर्जा, यानी समय और संभावना, तो नहीं गंवा रहे? सोचिए, क्योंकि अगला अध्याय आपको दिखाएगा कि कल्पना शक्ति कैसे आपके मन को एक कारखाने में बदल देती है, जहां विचारों से सफलता का निर्माण होता है। चैप्टर 5, नेपोलियन हिल, इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली मानसिक शक्ति को सामने लाते हैं, कल्पना शक्ति। वो कहते हैं कि दुनिया में अब तक जो भी महान आविष्कार हुए हैं, जो भी सफल व्यवसाय खड़े हुए हैं, जो भी दौलत के साम्राज्य बने हैं, उनकी शुरुआत किसी की कल्पना में हुई थी। कल्पना यानी इमेजिनेशन वह मानसिक प्रयोगशाला है जहां विचारों को आकार दिया जाता है। यह वह स्थान है जहां कोई साधारण सोच एक असाधारण योजना में बदल सकती है, अगर उसे भावनाओं, विश्वास और क्रियाशीलता से जोड़ा जाए। इस अध्याय में दो प्रकार की कल्पना का जिक्र है, सृजनात्मक कल्पना और सक्रिय कल्पना। सृजनात्मक कल्पना वह है जो नए विचारों को जन्म देती है, जैसे कोई कलाकार एक नई पेंटिंग की कल्पना करता है या कोई वैज्ञानिक एक नई थ्योरी गढ़ता है। वहीं सक्रिय कल्पना पहले से मौजूद विचारों को नई दिशा में मोड़ती है, जैसे कोई बिजनेसमैन किसी दूसरे के आइडिया को लेकर उसमें सुधार करता है और उसे सफल बनाता है। हिल समझाते हैं कि कल्पना बिना क्रिया के अधूरी है, लेकिन क्रिया बिना कल्पना के अंधी है। अगर आपके पास धन कमाने की इच्छा है, आपके पास विश्वास है और आपने ज्ञान भी हासिल कर लिया है, तब अगला जरूरी चरण है कल्पना करना कि आप उस धन को कैसे प्राप्त करेंगे। आपकी योजनाएं, आपकी रणनीति, ये सब इसी मानसिक फैक्ट्री से निकलते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कल्पना कोई स्थायी प्रतिभा नहीं है। इसे बढ़ाया जा सकता है, रोज अभ्यास से, बार बार सोचने और नए दृष्टिकोणों को अपनाने से। जब आप अपने दिमाग को खुला रखते हैं, नए विचारों का स्वागत करते हैं और उन पर अमल करने के लिए तैयार रहते हैं, तभी आपकी कल्पना शक्ति जागरूक और प्रभावशाली बनती है। नेपोलियन हिल हमें चेतावनी देते हैं कि बहुत से लोग सपने इसलिए पूरे नहीं कर पाते क्योंकि वे कल्पना को महत्व नहीं देते। वे पहले से बनी बनाई राहों पर ही चलते हैं, नई राह बनाने की हिम्मत नहीं करते। जबकि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो पहले अपने मन में एक नई दुनिया की कल्पना करते हैं और फिर उसे सच बनाने के लिए कमर कस लेते हैं। और अब आता है एक ऐसा सवाल जो शायद आपके अंदर चल रहे विचारों को चुनौती दे सकता है। अगर हमारी कल्पना ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है, तो क्या हम आज जिन सीमाओं में जी रहे हैं, वो हमारी खुद की बनाई मानसिक दीवारें तो नहीं हैं? सोचिए, क्योंकि अगला अध्याय बताएगा कि योजना बनाना क्यों सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि अमीरी की रणनीति का सबसे ठोस चरण है। चैप्टर 6, नेपोलियन हिल, इस अंतिम अध्याय में सफलता की वह कड़ी उजागर करते हैं जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, योजना यानी प्लानिंग। वह कहते हैं कि सिर्फ इच्छा करना
कल्पना करना या ज्ञान जुटा लेना काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आप ठोस, स्पष्ट और कार्यशील योजना बनाकर आगे बढ़ते हैं। हिल इस अध्याय में समझाते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को एक रोड मैप में बदलते हैं। यानी अगर आपने सोच लिया है कि आपको अमीर बनना है, आपके पास विचार भी है और आपने आत्म संकेत के जरिए मन को तैयार कर लिया है, तब अब वक्त है उसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने का। यही है सुनियोजित योजना की शक्ति। लेखक कहते हैं कि कोई भी योजना एक बार में परफेक्ट नहीं होती। असफलता आना स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग हर असफलता के बाद अपनी योजना में सुधार करते हैं, वही अंततः सफल होते हैं। इसीलिए हिल हमें सिखाते हैं, योजना बनाने में देर मत करो, पर उसके सुधार के लिए हमेशा तैयार रहो। योजना बनाते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपकी समय सीमा क्या है, आपके पास किन संसाधनों की जरूरत है, और सबसे जरूरी, आप हर दिन कितना एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि एक योजना जो केवल कागज पर है, वो कभी हकीकत में नहीं बदल सकती। यह अध्याय उन लोगों के लिए भी बेहद प्रेरक है जो सोचते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव या साधन नहीं है। हिल बताते हैं कि अगर आपके पास स्पष्ट योजना है और उसे लागू करने का साहस है, तो रास्ते में लोग, संसाधन और अवसर अपने आप मिलने लगते हैं। ब्रह्मांड उसी की मदद करता है जो अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और प्रतिबद्ध होता है। इस अध्याय का अंतिम संदेश बड़ा ही व्यावहारिक है। योजना बनाओ, शुरुआत करो, रास्ते में सुधार करो, लेकिन कभी रुको मत। यह मानसिकता ही लोगों को औसत जीवन से ऊपर उठाकर असाधारण उपलब्धियों की ओर ले जाती है। और अब, क्योंकि यह इस सीरीज का अंतिम अध्याय है, आइए कुछ बेहद जरूरी सुझावों के साथ इसे समाप्त करें। अगर आप इस किताब की सच्ची शक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो इसे सिर्फ सुनने या पढ़ने तक सीमित मत रखिए। हर अध्याय के अंत में खुद से यह पूछिए कि आपने क्या सीखा, और आज से आप उस सीख को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करेंगे। हर सुबह खुद से कहिए, मैं अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूं और मेरी योजना हर दिन मुझे उस लक्ष्य के करीब ले जा रही है। एक डायरी रखिए जिसमें आप हर सप्ताह अपनी प्रगति लिखें। आपने क्या सीखा, क्या बदला और क्या बेहतर किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बार असफल हो जाने से मत रुकिए, क्योंकि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई योजना की शुरुआत है। याद रखिए, यह किताब सिर्फ धन कमाने की नहीं, धनवान सोच विकसित करने की है। जब आप अपने विचारों, विश्वासों और योजनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन को भी नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप सफल होंगे, बल्कि सवाल यह है कि क्या आप आज से अपनी योजना पर पहला कदम उठाएंगे।